अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सुमेरा हमीद का एक न्यू नॉवलेट लेकर, जिसका नाम है गूंज। और ये लेटेस्ट नॉवलेट है जो ख्वातीन डाइजेस्ट में पब्लिश हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और नॉवलेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं नॉवलेट की जानिब। गूंज। ये बहनें बेटियां ये माएँ कहाँ जाएं, ज़मीनों में इनके कानूनी हिस्से निकलेंगे, तभी घर इनके घर कहलाएंगे। हमारे घर की छत गिर गई, पूरा घर मलबे का ढेर बन गया, कुछ नहीं बचा। चंद घंटों की बारिश ने मोहल्ले के किसी घर को उसकी जगह से नहीं हिलाया था, और हमारा पूरा का पूरा घर जमीबोस हो गया। न जाने क्यों मुझे लगता है यह घर बारिश से नहीं गिरा, बल्कि यह घर फप्पो की वजह से गिरा है। एनी का सब्र घर की दीवारों से लिपटकर उसे खोखला कर गया, और जैसे ही वो इस घर से निकली, इस घर की छत जमीन पर आ गिरी। ये जो सब्र के घूंट पीते होते हैं, ये किसी न किसी शक्ल में तूफान बनकर बुनियाद तो हिला देते होंगे। ये जो हमें मामूली ज्यादतियाँ लगती हैं, कहीं ना कहीं तो नासूर बनकर जाहिर होती होंगी। दिलों की कदौरत, नियतों की खुदगर्जी, एहसास की तंगी, किसी बारिश, किसी आंधी की वजह तो जरूर बनती होंगी। इस जमीन पर छोटी बड़ी कयामतों से पनाह होती हैं, लेकिन खानदान ना इंसाफियों से तबाह होते हैं, रिश्ते बेहिसी से कत्ल होते हैं। लेकिन मैंने इन बातों पर बहुत बाद में गौर करना शुरू किया, उस वक्त जब हमारा घर जमीन में धंस गया और हम बेघर हो गए। अगर मैं पीछे पलट कर देखूं तो एनी का सिसकता हुआ वजूद सबसे पहले याद आता है। रात का गहरा पहर था, उसकी घुटी घुटी हिचकियों ने मुझे पल के पल नींद से बेदार कर दिया था। उसका बिस्तर मेरे पलंग के नीचे चटाई पर था, और वो हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ रही थी। कुछ मुद्दत पहले उसे तलाक हुई थी, बल्कि उसने खुद तलाक ली थी। फिर कई महीनों तक वो गाहे बगाहे बीमार पड़ती रही। तलाक उसके लिए तकलीफ की वजह नहीं थी, बल्कि अम्मा का रवैया था। अम्मा और चची ने उसके लिए घर को जहन्नुम बना दिया था। अम्मा और चची दोनों सगी बहनें थीं, और वो दोनों ही बदजुबान और तेज मिजाज थीं। दोनों शादी से पहले भी एनी का जीना मुहाल रखती थीं। उसके कॉलेज जाने से चिढ़ती थीं, उससे घर के काम लेती थीं, लेकिन अब तो वो उसका खून पी जाना चाहती थीं। उन दिनों अम्मा ने अब्बा पर खूब दबाव डाला कि इसे चलता करो। अब्बा को अपनी बहन से प्यार था, लेकिन अम्मा ने मनवा लिया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, पढ़ाई होती रहेगी। उस अच्छे रिश्ते के मार के निशान लेकर एनी घर आई थी। अम्मा ने वावेला डाल दिया कि वो मारता है या भूखा रखता है, ये तुम्हारा नसीब है, हमारे सर न पड़ो। लेकिन एनी ने अब्बा से साफ साफ कह दिया कि वो पूरी तरह से निभा करने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी मार नहीं खाएगी। अगर दोबारा जो हाथ उठाया गया तो अब्बा को उनका साथ देना होगा। दोनों खानदानों ने बैठकर बात की। कुछ सुलह सफाई हुई और एनी अपने ससुराल वापस चली गई। लेकिन ठीक 6 माह बाद एनी दोबारा वापस आ गई, और फिर कभी नहीं गई। घर में दिनों लड़ाई रही। अम्मा चाहती थी कि अब्बा उन्हें वापस भेजें, जबकि अब्बा को यह गवारा नहीं था कि बहन ऐसी जगह वापस जाए। एनी ने अम्मा को जता दिया था कि उन्होंने सब जानते बूझते उसे उस जहन्नुम में धकेला था। वो उस लड़के के बारे में सब जानती थी। अब्बा अम्मा पर भड़कते थे, अम्मा एनी को गालियां देती थी। बात इतनी बढ़ गई कि हम सब घर छोड़कर मामू की तरफ आ गए। अम्मा ने शर्त रखी थी कि एनी वापस जाएगी, तभी वो वापस आएंगी। लेकिन एनी नहीं गई, और हमें एनी की तलाक की खबर मिल गई। शायद यहीं से अम्मा ने एनी की जिंदगी जहन्नुम बनाने की ठान ली थी। हम सब वापस आ गए, और अम्मा ने आते ही एनी का बोरिया बिस्तर कमरे से निकालकर बाहर फेंका, और कमरे में चची के बच्चों के पलंग लगा दिए। ऊपर स्टोर में एनी का जहेज रखा था, वो निकालकर खुली छत पर फेंका। स्टोर को ताला लगा दिया। ऊपर ही सीढ़ियों के पास एक छोटा सा कमरा था, एनी ने वहां अपनी अलमारी और पलंग लगा लिया। अम्मा ने वो भी निकालकर बाहर फेंका। अब्बा आए, बात बढ़ी, और ऐसे एनी को जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की जगह मिल गई। कोने में उनकी लकड़ी की अलमारी रख दी गई। यहाँ से उन पर इस घर की जमीन तंग हुई, जिसकी कुशादा छत पूरी की पूरी जमीन पर आ गिरी। जहेज का सामान खुली छत पर पड़ा रहा। एनी ने उस पर प्लास्टिक डाल दिया। दादी के हाथ की चंद चीजें थीं जो एनी संभालना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जगह नहीं थी। नाचार कुछ चीजें हमसायों के घर रखवाई। एक दिन अम्मा एक आदमी अपने साथ लाई, और जहेज का सारा सामान उसे उठवा दिया। जब तक अब्बा घर आए, जहेज की एक एक चीज घर से जा चुकी थी।
अम्मा ने सारा सामान बेच दिया था। कुछ वक्त गुजरा तो मालूम हुआ कि अम्मा हमसायों के घर जाकर खूब लड़ी थी और एनी का रखवाया हुआ सामान भी निकलवा कर बाहर से बाहर बेच दिया था। उस दिन एनी फूट फूट कर रोई थी। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि वो सामान के लिए नहीं, अपने साथ की जाने वाली ज्यादती पर रो रही थी। वो उन चंद चीजों के साथ जुड़ी हुई यादों पर रो रही थी। वो मेरी माँ की चीजें थी, मैं उन्हें रखना चाहती थी, क्यों बेच दी? वो सिसकते हुए अब्बा से कह रही थी। तो बीबी अपना घर आबाद करती, वहां रखती। ऐसे मनहूस सामान का साया मैं अपनी बच्चियों पर पड़ने नहीं दूंगी। उस मनहूस सामान के पैसों से अम्मा ने हमारा जहेज खरीद कर रख दिया, अपने लिए खूब खरीदारी की। अब्बा ने अम्मा से सख्ती से पूछ पड़ताल की और यही चीज अम्मा को और भड़का गई। पता नहीं अम्मा को किस बात का गुरूर था। अम्मा को ये यकीन किसने दिलाया था कि वो जो कुछ भी करेंगी उसका कभी हिसाब नहीं होगा। ऐसे इस घर में पहले भी एनी की जिंदगी तंग थी, लेकिन तलाक के बाद गुंजाइश बिल्कुल ही जाती रही। अम्मा उस पर यह साबित कर देना चाहती थी कि अगर वो तुम्हें मारता था तो सुख तुम्हें यहाँ भी नहीं लेने दूंगी। इतने बड़े घर की जमीन तंग करने के बाद अम्मा ने आनी पर 2 वक्त की रोटी तंग करना शुरू कर दी। 3 वक्त के खाने में जो कुछ बचता अम्मा वो फेंक देती कि आनी ना खा जाए। बाकी हर चीज पर ताला लगा दिया जाता। आनी कभी प्याज तलती, कभी पड़ोस के बच्चों से कुछ मंगवा लेती। उन दिनों वो बीमार थी, इसके लिए चलना फिरना मुश्किल था। वो चटाई पर पड़ी रहती और उसे कोई न पूछता। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि पहचानी नहीं जाती थी। चंद बार आनी ने अब्बा से खाने की तंगी की शिकायत की, लेकिन फिर खामोश हो गई। आनी सबसे पहले भूख पर खामोश हुई थी। वो जब जब अब्बा से शिकायत करती थी उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा तंग हो जाती। अब्बा तो रात गए आते थे, आनी को सारा दिन अम्मा को भुगतना पड़ता था। तंदुरुस्त होने में आनी को हफ्तों लगे और फिर कभी किसी ने उसे बीमार नहीं देखा। गर्मियों में सारे घर वाले खुली छत पर सोते थे, वही छत जो पूरी की पूरी जमीन पर आ गिरी थी। सिवाय एनी के अम्मा उन्हें एक चारपाई तक बिछाने की जगह न देती। कभी बहुत गर्मी में वो अपनी चटाई की जगह बना लेती तो अम्मा वावेला शुरू कर देती कि वो मजबूर होकर नीचे लौट जाती। अम्मा, चची, दोनों के 9 बच्चे, अब्बा और चचा हम सब एक तरफ होते और वो अकेली एक तरफ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को उससे नफरत थी और वो चाहती थी कि ये गर्मी में मरे। अब्बा को बहन से प्यार था, लेकिन वो सहल पसंद थे। मोहब्बत को सिर्फ लफ्जी कायदे में रखते थे, साबित नहीं कर सकते थे। अब्बा की मोहब्बत कभी कभी जागती थी, बाकी वक्त गफलत की नींद सोती रहती थी। फिर वो रोज रोज की चिक चिक से तंग थे। वो खुद को बेहरा बना लेते। घर तो अब्बा का भी था, दीवारें तो अब्बा के घर की भी गिरी थी। अब्बा घुन नहीं थे जो गेहूं के साथ पिसे, बल्कि अब्बा भी अम्मा जैसे ही थे। हम सब अम्मा जैसे थे। मौसम के हिसाब से अम्मा का फैसला बदलता था। वो उन्हें शाम की ठंडी हवा न लेने देती, सर्दियों की धूप में बैठने न देती। उनके धुले कपड़े तार से उतार कर फेंक देती। रोटी कम पड़ जाती तो आनी रोटी चोर निकलती। सालन में कमी होती तो आनी पर चीखो पुकार होती। कहीं कोई चीज गायब होती, काम खराब हो जाता, बिजली का बिल ज्यादा आता, महीने का राशन खत्म हो जाता, अम्मा के सर में दर्द उठता, गर्ज हर चीज का इल्जाम आनी पर आता। हमारे लिए ये मामूल की बात थी। अम्मा वावेला करती, आनी की अलमारी खोलती, अपना कोई कपड़ा जूता जो खुद ही अलमारी में छुपा दिया होता निकालती और सीखती। ये चोरनी मेरी चीजें चुराती है, देखो। फिर वो उनका पर्स पकड़ती और उनके पैसे मुट्ठी में दबोच लेती। दरअसल आनी उस घर में पनाह की चोर थी। उस घर की जमीन पर रिहाइश की चोर थी। वो चोर थी उन चंद निवालों की जिनसे वो अपनी भूख मिटाती थी। वो इतनी बड़ी चोर थी कि हमारे नसीब की सारी खैर चुरा कर खा गई। पहले पहल आनी अम्मा को कुछ शर्म दिलाने की कोशिश कर लेती थी, लेकिन फिर उसने ये करना छोड़ दिया। शायद वो थक चुकी थी या समझ चुकी थी कि वो अम्मा और चची से नहीं जीत सकती। आनी हमें वो आईना नहीं दिखा सकी थी जिसमें हमारे असल चेहरे दिखाई दे जाते। दरअसल हमारे घर में सब गूंगे बहरे थे, बल्कि हम अंधे ज्यादा थे। एक बार आनी ने अलमारी को छोटा सा ताला लगा दिया था, जो अम्मा ने तुड़वा दिया कि हमारा खाती है, हमारा चुराती हो और हमसे ही छुपाती हो। उसका कोई कपड़ा, जूता, किताब इधर उधर कहीं दिखाई दे जाती तो अम्मा उसे उठाकर फेंक देती। इतने बड़े घर में आने के लिए इतनी सी गुंजाइश थी। बताएं फिर ये घर गिरने से कैसे बचता? आनी ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अम्मा ने चीखो पुकार की कि घर के काम कौन करेगा, लेकिन अब्बा ने चुप करवा दिया।
काम, घर के काम, ये काम कुंवारी नंदों, तलाक याफ्ता बहनों, बेवा बेटियों के सर ही क्यों आ जाते हैं। ये लड़कियां जो बोझ होती हैं, उनसे मजदूरी लेकर चार दीवारी की पनाह का किराया लिया जाता है। जिन्हें धोने वाले खिलाना, एक बिस्तर की जगह देना भारी लगता है, उनसे पूरे खानदान के काम करवाना आसान लगता है। ये बेटियां जिन्हें घरों और दिलों में जगह नहीं मिलती, ये बेज़मीनी का बोझ उठाकर सबके कामों के बोझ उठाती फिरती हैं। वो उसकी उस नाराज़ी से डरती हैं कि उन्हें बेघर न कर दिया जाए। वो अपनी जात में चोर बनकर रहती हैं। सर्दी, गर्मी, खज़ा, बहार, हम सब की हालतें बदलती थीं सिवाय आनी के। सख्त सर्दी होती या सख्त गर्मी, उसका एक ही मामूल रहता, काम काम काम। वो सुबह घर में सबसे पहले उठती, सहन का फर्श धोती, आटा गूंथती, नाश्ता तैयार करती, अब्बा और चचा को नाश्ता करवाती और स्कूल जाने वालों के लिए नाश्ता बनाकर रख जाती। अम्मा और चची लंबी तान कर सोई रहती थीं। दोपहर में आकर बर्तनों का ढेर साफ करती, रोटी बनाती और फिर रात का खाना बनाने की तैयारी करती। छुट्टी वाले दिन घर भर के कपड़े धोती। अम्मा छत से हमें वो कपड़े तक उतारने ना देती कि मनहूस आनी करेगी। फिर वो रात गए तक बैठकर हमारे यूनिफॉर्म इस्त्री करती, अब्बा और चचा के कपड़े तैयार करती। वो हर काम समेटती चली गई और खामोश से खामोश होती गई। इतनी खामोश कि कभी कभी मुझे उससे डर लगता था, मेरा दिल बैठ जाता था। अम्मा खुश होती कि देखो कैसे चक्की में पीस कर रख दिया है, कमबख्त जाएगी कहाँ, देखा कैसा काबू किया। हाँ अम्मा, हम जैसे कमजोर लोगों में रहने वाली बेचारी आनी जैसी लड़कियां आखिर जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। उसके कॉलेज से कोई ज़रूरी पेपर आया था, जिसे देखते ही अम्मा ने फाड़ दिया था। वो घर में बच्चे बच्चे से पूछती रही कि उसके रोल नंबर स्लिप आनी थी, किसी को मिली है तो दे दे, लेकिन वो तो मेरी माँ टुकड़े टुकड़े करके फेंक चुकी थी। आनी ने कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, 2-3 बार वहाँ से भी कुछ आया था जो उस तक पहुँच नहीं सका था। ये लैंडलाइन का ज़माना था, कुछ इदारों से फ़ोन भी आए जो अम्मा ने आने का नाम सुनते ही काट दिए। हमें सख्ती से हिदायत थी कि आने का फ़ोन आए तो अम्मा को जाकर बताएं, आनी को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आनी को ये सब मालूम हो गया। फिर उसके ज़रूरी कागजात पड़ोसन खाला के घर आने लगे और वहीं जाकर वो अपने फ़ोन सुनती। बज़ाहिर सुनने में ये कितनी मामूली बात लगती है, लेकिन कितनी तकलीफ-देह बात है। घर में मुझ समेत 5 लड़कियां थीं और हम पांचों को रोटी तक बनानी नहीं आती थी। अम्मा को हमारी खूबसूरती और नज़ाकत पर गुरूर था। अम्मा के गुरूर भी अजीब नौयत के थे। आए दिन स्कूल से छुट्टी करना, दिन चढ़े तक सोना, रात गए जागना, छत पर चढ़कर गप्पे लगाना, कभी इस सहेली के घर कभी उस सहेली के घर जाना हमारा मशगला था और उस पर अम्मा को नाज था। रात को फिल्म देखना, लूडो खेलना, शोर हंगामा करना हमारा मामूल था। शुरू में आनी ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम औलाद किसकी थी। हमें यह गवारा ना था कि कोई हमें स्कूल की छुट्टी से बाज रखे, इम्तिहान के दिनों में टीवी बंद रखने की नसीहत करें, चीखने चिल्लाने पर तनकीद करें और तमीज़ तहजीब अपनाने का मशवरा दें। आनी थी कौन? जिस लड़की की रात दिन मेरी माँ के हाथों दुर्गत बनती थी, उस लड़की को हम कैसे अहमियत देते। फिर आनी हमारे मामले में भी खामोश हो गई। मैंने कहा ना, ये घर आनी की वजह से गिरा है। वो इतनी खामोश क्यों हुई? उसने चुपके इतने घूंट क्यों पिए? घर के किसी कोने में उसे सुकून मुयस्सर नहीं था। किसी जगह बैठकर वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। सिर्फ अम्मा और चची ही नहीं, हमें भी उसका एहसास नहीं था, वरना हम ही उसके लिए कुछ गुंजाइश निकाल लेते। नाचार वो दूसरी मंजिल के सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ने लगी। सर्दियों में अपने गिर्द चादर लपेट लेती और दीवार के साथ जुड़कर बैठ जाती। हमें पढ़ना नहीं था और उसे पढ़ने देना नहीं था। आए दिन अम्मा उसकी किताबें उठाकर फेंक दिया करती। वो ढूंढते ढूंढते हलकान हो जाती, बच्चों से पूछती तो अम्मा चील की तरह उस पर झपटती कि मेरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाती हो। उसके लिए अपनी किताबें छुपा कर रखना दर्द सर था। इतनी सी अलमारी में वो क्या कुछ रखती। ये कई सालों की कहानी है जिसके मंजर मेरे ज़हन के पर्दे पर निशान छोड़ रहे हैं। आने के इम्तिहान के दिनों में अम्मा अपने दोनों भाइयों की बीवी बच्चियां घर बुला लेती थी। घर चिड़िया घर बन जाता और फिर हर वक्त चूल्हा जलता रहता, किचन बर्तनों से भरा रहता, सहन और कमरे गंदे रहते। वो कॉलेज से आती, सफाई करती, खाना बनाती, फिर किताब पकड़कर बैठ जाती। उन दिनों उसके पैरों में चक्कर आ जाता। चावल दम पर लगाकर जल्दी से अपना यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेती, दस्तरखान बिछाकर सुबह के लिए आटा गूंद लेती, सबके लिए चाय तैयार करते हुए साथ साथ अपनी किताब देखती जाती।
उन दिनों ऐसा लगता था कि ऊपर से नीचे घूम घूम कर वो पागल हो जाएगी। उन्हीं चक्करों में वो एक पेपर के लिए इतनी ताखिर से सेंटर पहुंची कि पेपर देने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे थे। उसने रो रो कर सुपरिटेंडेंट की मिन्नत की कि उसकी मजबूरी थी, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट और दे दे। पता नहीं उसे वो 10 मिनट मिले या नहीं, लेकिन हमें घर बचाने के लिए बहुत वक्त मिला। बहुत साल, बहुत महीने, बहुत दिन मिले, बड़ी लंबी मुद्दत मिली, लेकिन हमने घर बचाने की कोशिश नहीं की। हम इस घर में आने के लिए गुंजाइश समेटते चले गए। जब वो घर पहुंची तो उसकी आंख रोने की ज्यादती से सुर्ख थी। उसके साल भर की मेहनत के लिए सिर्फ 20 मिनट मिले थे। उस वक्त तो नहीं, लेकिन कई हफ्तों बाद मुझे उस वाकये का ताने बाने मालूम हुए, जब वो अपनी सहेली के आगे बैठी रो रही थी। सहेली उन्हें झूठी सच्ची तसल्लियां दे रही थी। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ गांव से एक लड़की आई थी। उस भजंघाल लड़की को देखकर लगता था कि उसे सड़क से उठाया गया है। ये अब्बा के दूर के रिश्तेदारों की बेटी थी। माँ बाप फौत हो चुके थे। चचा को भतीजी से कुछ उनसियत थी, लेकिन चचा अपने खानदान के साथ बाहर जा रहा था और बच्ची का कुछ बेहतर इंतजाम करके जाना चाहता था, वरना पीछे वाले उसे खा जाते। वही जो हमारे यहाँ यतीमों मिस्किनों को तरने वाला बना लिया जाता है, वो मुफ्त के मुलाजिम बना लिए जाते हैं और कीमत चुका देने पर भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले कहलाए जाते हैं। अनाज की चंद बोरियां और महाना पैसों के एवज वो बच्ची को अब्बा के हवाले कर गए थे। अम्मा को काम के लिए एक और मुलाजमा मिल गई, गंदुम के चावल अलग से। अब जो काम आनी से बच जाता वो गांव वाली लड़की करती। उम्र में 14-15 साल की होगी, कद में अच्छी खासी ऊंची लंबी थी। वो भी उसी माहौल से आई थी जिसमें आनी रह रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो डरी सहमी थी और आनी खामोश। पहले ही दिन अम्मा ने उसे कपड़े इस्त्री करने पर लगा दिया, जबकि आनी ने उसे पहनने के लिए अपने साफ कपड़े दिए, उसके बाल बनाए और फिर अपने करीब उसका बिस्तर लगा दिया। अब चटाई पर एक नहीं 2 लोग सोते थे और दोनों का कमोबेश एक जैसा नसीब था। दोनों बोझ थी, दोनों के लिए उनके खानदान बेहिस थे और दोनों का वाली वारिस नहीं था। अगले ही दिन आनी ने उसे किताबें ला दी कि वो पढ़ाई लिखाई शुरू करे। गांव में वो 2-4 जमातें पढ़ी थी, लेकिन उसे लफ्ज़ों की पहचान तक नहीं थी। अम्मा ने आनी की लाई हुई किताबें फेंक दी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो इस मामले से दूर रहे। कई सालों बाद आनी ने अपनी खामोशी तोड़ी और अब्बा से शिकायत की कि उसका चचा खर्चा देकर गया है, बच्ची को मुलाजमा ना बनाए, वरना आनी उसके चचा को फ़ोन करके बता देगी। अब्बा ने अम्मा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो बच्ची के मामले से दूर रहे। ये लड़की आनी से अम्मा की नफरत की एक और वजह बनी। मैं आज भी सोचती हूँ कि आनी को क्या ज़रूरत थी अपनी ज़मीन और गुंजाइश तंग करवाने की। उसे क्या गर्ज थी पराई लड़की के लिए अम्मा के खिलाफ जाने की। हमारी तरह वो भी अंधी गूंगी बन जाती। बल्कि आनी को तो खुश होना चाहिए था कि उसके काम अब ये लड़की करेगी, लेकिन आनी गलतियां करती रही। रात गए तक उस लड़की को लेकर बैठी रहती थी और किताबें पढ़ाती। फिर उसे स्कूल ले गई और टेस्ट दिलवाकर एक क्लास में बैठा दिया। इतनी ऊंची लंबी लड़की का इतनी छोटी क्लास में बैठना काफ़ी मज़े का खेस रहा। स्कूल की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं। वो रोती थी, स्कूल जाने से इनकार करती, लेकिन आनी बाज नहीं आती थी। वो उसे समझाती और खुद स्कूल छोड़ने जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो भी आनी की तरह होती चली गई, खामोश, बहुत खामोश। ऐसी खामोशी कि जिससे डर लगे। 1 साल के अंदर अंदर उसने 2 दर्जों के इम्तिहान दिए और बड़ी जमात में आ गई। जहाँ रात गए तक आनी पढ़ती थी, वो भी पढ़ती थी। अब 2 लोग घर में एक जैसी जिंदगी जीने लगे। वो अपनी आनी आबा के साथ उठती, नाश्ता बनवाती, काम समेटती। आनी यूनिवर्सिटी चली जाती, वो स्कूल चली जाती। दोनों वापसी पर घर के काम समेटती, खाना खाती और अपनी किताबें लेकर बैठ जाती। हमारे शोर हंगामे अम्मा की चिक चिक से बेनियाज सीढ़ियों पर बैठकर रियासी के सवाल हल करती और हम कमरों में घुसे बिस्तरों पर चढ़े लूडो खेलते, कैरम की बाजी लगाते, टीवी के नाच गाने पर शोर हंगामा करते। गर्मियों सर्दियों की छुट्टियों में दोनों ममानियाँ आती रहीं। काम बढ़ते रहे, उनके इम्तिहान चलते रहे। अम्मा को यह गवारा नहीं था कि ट्यूशन पढ़ाकर आनी 4 पैसे कमाए। वो उन्हें घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं देती थी, जिसे सोने के लिए चटाई भर की जगह न दी, बच्चों के लिए छत या कमरा कैसे देती। पड़ोसन खाला ने आनी को अपने घर का एक कमरा दे दिया था कि यहाँ बच्चों को बुलाकर पढ़ा लिया करो। आनी ट्यूशन का काम वहाँ करने लगी। उसी खाला की बच्ची ने मेडिकल एंट्रेंस पास किया था। अम्मा आनी को जगह दे देती तो शायद मैं भी रियाजी का पर्चा पास कर लेती। वो गांव वाली चची की लड़की की क्लास में पहुंच गई।
नहम में घर की कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसने हर क्लास में 1-2 साल न लगाए हों, और वो 1 साल में 2-2 क्लासें फलांग कर हमारे बराबर आ गई थी। मैं 2 साल से मैट्रिक बोर्ड में फंसी हुई थी। रियाजी मेरी जान को आ गई थी, उस पर्चे से निकल कर नहीं दे रही थी। मुझे कॉलेज जाने का बहुत शौक था। ये मनहूस रियाजी आनी ने मुझे पढ़ाना चाहा तो अम्मा ने गवारा ना किया। मैंने भी आनी को इतनी अहमियत ना दी। इन्हें इनका घर का करना है, हमें कौन सा डिग्री दिलवाकर तलाकों के लिए तैयार करना है। जब जब घर की लड़कियां फेल होती, अम्मा और चाची तो न कर कहती कि उन्हें परवाह नहीं कि बच्चे पास हों या फेल, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। आनी ने कई बार लड़कियों को अम्मा से छुपकर अलहदगी में समझाया, लेकिन हमें आनी की बातें समझ न आती थी, क्योंकि हमारी नज़रों में आनी की किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं थी। वो रात दिन अम्मा से सलावातें सुनती थी, हम उसकी कैसे सुन सकते थे। जो मेरी माँ के हाथों जलील होती थी, वो हमसे कैसे इज्जत पा लेती। ऐसे घर की कोई लड़की कॉलेज क्या पहुंचती। फर्स्ट डिवीज़न लेकर गांव वाली लड़की कॉलेज पहुंच गई। उसने एक ही झटके में मैट्रिक पास कर लिया था। अब्बा ने उसके चाचा को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी भतीजी बोर्ड में पास हुई है। चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। इसी खुशी में अच्छे खासे पैसे भिजवाए जो अम्मा के ही हाथ आए। वो घर के काम करती थी, चटाई पर सोती थी, आनी के कपड़े पहनती थी। आनी उसके तालीमी अखराजात अदा करती थी, लेकिन चाचा के भेजे पैसे अम्मा की जेब में जाते थे। पड़ोसन खाला के ट्यूशन वाले कमरे में अब आनी और गांव वाली लड़की पढ़ाने लगी थी। आनी बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और वो छोटी क्लास के बच्चों को। अब मैं पीछे पलटकर देखती हूँ तो गांव वाली लड़की ने पहले आनी जैसे मामूलात अपनाए। जो आनी करती थी वो वही करती थी। फिर उसने आनी जैसी आदतें अपना ली, खामोश रहती और पढ़ाई पर तवज्जो देती। दोनों ही बीमार नहीं पड़ती थीं, या शायद बीमार होती थीं लेकिन बिस्तर पर पड़ने की अय्याशी नहीं कर सकती थीं। दोनों सर्दी गर्मी हर 3 माह बाद मिलकर पूरे घर का सामान खिसकाकर सफाई सुथराई करती। ईदों पर मिलकर दीवारें झाड़ती, पर्दे धोती, सर्दियों में लिहाफ बिस्तरों का काम संभालती। अगर वो दोनों ये सब ना करती तो हमारी फैलाई हुई गंदगी से हमारे तनफुस तंग पड़ने लगते। आने की छोटी सी अलमारी में गांव वाली लड़की का ज़रूरी सामान रखा गया था। दोनों के पास गिने चुने कपड़े थे, लेकिन किताबों का ढेर था। एक बार उसने मुझे समझाया था कि मैं ज़रा सी हिम्मत करूं और रियाजी का पर्चा दे दूं, सिर्फ 1 घंटा उससे पढ़ लिया करूं। ना जाने क्यों मैं चिढ़ गई। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमें क्या समझाती है। उसका क्या लेना देना था हमारे पास होने से। कॉलेज में आसान सब्जेक्ट रख लेना, लेकिन तुम मैट्रिक तो पास करो, वो मुझे समझाती। लेकिन घर में पड़े रहने, छतों पर चढ़ने, बिला ज़रूरत रिश्तेदारों के यहाँ हफ्तों हफ्ते रहने, बाजार घूमने, हंसी ठिट्टे करने में जो मज़ा था वो मैट्रिक करके बड़ी डिग्री लेने में नहीं था। कॉलेज जाने के शौक के बावजूद मैं ये हिम्मत नहीं कर सकी। अम्मा मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी। आनी ने अब्बा से कुछ कहा कि अब्बा ने अम्मा से कह दिया कि जब तक ये 12 जमातें पास नहीं करेगी इसकी शादी नहीं होगी। अम्मा तो भड़क उठी, 12 करवा कर तलाक नहीं दिलवानी इसे। मुझे आनी से नफरत महसूस हुई। खुद वो जितनी चाहे डिग्रियां लें, लेकिन हमारे सर पर क्यों सवार हो रही थी। आप कौन होती हैं मेरे मामले में बोलने वाली। एक दिन तो नक्कर मैंने उससे कह दिया था। मेरा लहजा और अंदाज मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरा था। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर खामोशी से वहाँ से हट गई। उसके बाद से उसने कभी घर की किसी लड़की के मामले में मुदाखलत नहीं की। एक बार आनी ने मुझे पार्क में लड़के के साथ देख लिया था। अब वो रह ना सकी और अम्मा से कहा कि बच्चों पर ध्यान दें, वो ना समझ हैं, कोई भी उन्हें बहला सकता है। अम्मा ने तो पैरों पर पानी भी नहीं पड़ने दिया कि उनकी बच्ची में भी कोई ऐब हो सकता है। उल्टा कहती रही कि अपने गिरेबान में झांको बीबी, कई जानने वालों ने तो तुम्हें भी यहाँ वहाँ देखा है। पर मैं तो चुप रही कि ज़बान पर हर्फ लाई नहीं, कि इज्जत गवाई नहीं। मेरी माँ झूठ बहुत बोलती थी, बल्कि मेरी माँ का ओढ़ना बिछोना ही झूठ था। चचा की बड़ी लड़की का मोहल्ले से ही रिश्ता आया था। चचा ने पकड़कर खूब धुलाई की। लड़के की माँ साफ साफ सुना गई थी कि या अपनी बेटी को बास रखो या फिर रिश्ते पर हाँ करो। हमारे बेटे ने हमारा जीना हराम कर रखा है। तुम्हारी लड़की हर वक्त ही छत पर चढ़ी रहती है, वो दिखाई नहीं देता। अब रिश्ता मांग लिया तो आंखें दिखा रहे हैं। चचा को आनी नहीं समझा कर काबू किया था, लेकिन चची और अम्मा को यकीन था कि उसी ने चचा को भड़काया है। उन दिनों अम्मा तनफुर से कहा करती थी कि ये मनहूस हमारी बच्चियों को कहीं का नहीं होने देगी। हाँ, वो मनहूस ही हमारी भलाई के रास्ते में खड़ी थी। जिस लड़के के साथ मैं पार्क गई थी, मेरे बार बार कहने पर उस लड़के ने अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेज दिया था, और ये माँ एक बार होकर गई और फिर पलटकर दोबारा नहीं आई।
बल्कि उस लड़के ने भी मुझसे राब्ता ख़त्म कर लिया। ना मालूम छोटी सी उस मुलाकात में उसकी माँ ऐसा क्या देख गई थी कि अपने बेटे तक को मुझसे मुतफक्किर कर दिया। अम्मा को ये रिश्ता पसंद था। लड़की की माँ ने इनकार तक करना गवारा न किया था। अम्मा गुस्से में आ गई। अम्मा को यकीन था ज़रूर आनी लड़के की माँ से जाकर मिली होगी और हमारे खिलाफ भड़काया है। मेरा दिल टूटा हुआ था और मुझे भी यकीन था कि ज़रूर आनी ने ही बुग्ज दिखाया है। मोहल्ले की कई लड़कियों को आनी ने ही बोर्ड में पास करवाया था। उन लड़कियों की माएँ आनी की तारीफ में रुतबा अलसान होती कि जिसने आनी से पढ़ लिया समझो वो पास हो गया। वो आनी से अपनी बच्चियों के लिए मशवरे लेती कि किस कॉलेज में करवाएं, बच्चियाँ किस मजमून में कौन सी डिग्री लें। आनी उन लड़कियों के कॉलेज एडमिशन करवाने भी जाती थी। मोहल्ले की उन्हीं खातून ने आनी के लिए चंद अच्छे रिश्ते भी बताए थे, लेकिन अम्मा ने वो रिश्ते होने नहीं दिए, बल्कि उल्टा अम्मा ने अपने खालाजाद का रिश्ता ले आई जो उन्हीं की उम्र का था और 3 जवान बच्चियों के साथ हाल ही में ही रंडवा हुआ था। आनी ने बड़े तहम्मुल से रिश्ते की तफसील सुनी और इनकार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए किसी कुंवारे शहजादे का रिश्ता आएगा? तलाक लेकर हमारे सर पर पड़ी हो। अम्मा जानती थी कि अब्बा उस रिश्ते पर नहीं मानेंगे, लेकिन अम्मा एक शोला भड़काना चाहती थी जिस पर रखकर तेल डाल सके, लोगों को दिखा सके कि वो आनी की शादी करना चाहती हैं। यही नहीं मानती। जिन दिनों उस लड़के की माँ लौट कर न आई, उन्हीं दिनों मुझे कुछ कुछ एहसास हुआ था कि मोहल्ले वाले हमारे घर में सिर्फ आनी को पसंद करते हैं, सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो रिश्ता आनी ने नहीं, मोहल्ले वालों ने हमारे घर आने की हकीकत बताकर ख़त्म करवाया। गांव वाली ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया था और खुशी से रोते हुए अपने चचा को फ़ोन पर बता रही थी, और उसी वक्त हम सबको मालूम हुआ था कि यह डॉक्टर बनने जा रही है। पहली बार अम्मा के चेहरे की रंगत मुतगीर हुई थी। पहली बार हमारे घर की हर खूबसूरत चीज़ बदसूरत दिखाई दी। पहली बार अम्मा ने रात का खाना न खाया और पहली बार उन्होंने मेरे कंधे नोचे। कमबख्त, तुझसे एक पर्चा ही पास ना हुआ, बन जाती तू भी डॉक्टर। डॉक्टर और मैं? पर मेरे पास तो डॉक्टर बनने का ख्वाब ही नहीं था। मुझे किसी ने यह ख्वाब दिखाया ही नहीं था, बल्कि कोई भी ख्वाब नहीं दिया था। जिसके पास ये ख्वाब थे उससे सब नफरत करते थे। आनी से जब हम में से किसी ने आनी से ये ख्वाब नहीं लिए, तो उसने ये ख्वाब गांव वाली लड़की को थमा दिया। अम्मा आनी से नफरत करती, लेकिन हमें तो ना करने देती। अम्मा ने हम सबको उस आग में झोंक दिया और नुकसान में हम सब जले। गांव वाली लड़की की डॉक्टरी हमारी आंखों में चुभती रही। अम्मा ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि आनी की पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा भी है। इसीलिए गांव वाली लड़की की छलांग देखकर अम्मा सदमे में आ गई थी। सर पर पट्टी कस गई, कमर के दर्द जाग उठी, भूख प्यास उड़ गई। सिर्फ यही नहीं, मोहल्ले की 2 और लड़कियां भी उसी इम्तिहान में पास होकर डॉक्टर बनने जा रही थीं। उनकी माएँ आने के वारी सदके थीं। उसी ने लड़कियों की काबिलियत देखते हुए उनकी माँ को समझाया था कि अपनी बच्चियों को सहूलत और तवज्जो दें। वो सहूलत जो आनी को हमारे घर में मुयस्सर नहीं थी, उसका इम्तिहान उसने दूसरों के लिए करवाया था। आनी का दिल तंग क्यों नहीं था? वो क्यों दूसरों के लिए दौड़ धूप करती थी? मेडिकल कॉलेज में जाते ही गांव वाली लड़की अपना सामान समेटा और हॉस्टल में रहने लगी। अम्मा कहती, देखो कैसे आंखें बदली हैं। यहाँ आकर काया पलट गई और अब बोरिया बिस्तर समेट कर चलती बनी। उसके चचा ने बड़ी खुशी से उसकी भारी फीसें अदा की थीं कि बच्ची लायक है, मैं तो ज़रूर इसे डॉक्टर बनाऊंगा। वो तो चली गई, लेकिन उसके गांव से अनाज की बोरियां आना बंद नहीं हुई। हर फसल से कुछ ना कुछ आता रहा। गांव वाली लड़की की जाने की देर थी कि यूनिवर्सिटी से आने की तकरीरी का अंदिया आ गया। वो इंटरव्यू में पास हो गई थी और अब ट्रेनिंग के लिए बुलाई जा रही थी। वो तो जैसे सांस रोके तैयार बैठी थी। आनी ने अब्बा को यूनिवर्सिटी में अपनी लेक्चरशिप के बारे में बताया तो मानो अम्मा के चुंगल से शिकार निकल भागा। अम्मा हक्का बक्का रह गई। उनके गुमान में भी नहीं था कि ये किताबें उसे कोई ऐसा रास्ता भी थमा सकती हैं कि वो ऐसे निकल कर भाग सकती है। उसे तो उसी घर में एड़ियाँ रगड़नी थी, उनकी जूतियाँ सीधी करनी थी। अब अम्मा को किसी पल करार न आए कि कैसे उसे वापस दलदल में घसीटे। ये होटल नहीं है कि दिल किया तो ऐश से रहे और फिर चलते बने। हमें मुलाजिम समझाया अपना। ये यहाँ से निकली तो दोबारा इस घर की शक्ल नहीं देखेगी। मैं इसे दहलीज नहीं भलांगने दूंगी। खबरदार जो इसने घर में हिस्से की बात की। अब्बा को भी बुरा लगा कि कैसे खुद ही फैसले कर लिया। आज़ादी दी है, पढ़ने लिखने की अय्याशी दी है, लेकिन ये क्या बात हुई कि इजाज़त तक ना ली। आनी हमेशा की तरह खामोशी से सब सुनती रही। ये खामोशी, ये चुप, बस यही घर की जड़ों में घुस गई और उन्हें खोखला कर गई। अम्मा बार बार हिस्से की बात करती रही कि यहाँ से गई तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और वो अपना हिस्सा अपनी खामोशी समेटकर अगले दिन सुबह ही चली गई।
मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब वो घर से निकल रही थी। वो जितनी खुश थी इतनी ही खौफजदा थी। खौफ कि ऐसा ना हो ये ख्वाब हो। उसकी आंख खोले और चटाई पर पड़ी रहे। उसने एक बार फिर पलटकर पीछे नहीं देखा था। आनी के जाने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सारा घर खाली हो गया है। और बहुत बाद में जब मेरा अपना घर गिरा, मैंने जाना कि हाँ, घर खाली हुआ था इस खेर से जो आनी के साथ थी और आनी के साथ ही रुखसत हो गई थी। यतीमों मिस्कीनों के सरों पर हाथ रखने वालों के सरों पर कभी आसमान नहीं गिरता। आनी जैसी लड़कियों के साथ शफकत का रवैया रखने वालों का घर कभी चूहों का मस्कन नहीं बनता। जो काम दोनों मिलकर क्या करते थे वो अम्मा और चची पर आ गया था। अब दोनों हमें भी सलावातें सुनाती कि जवान जहान होकर भी पानी नहीं पीती। चची और अम्मा की तल्ख कलामी होती। अब्बा और चचा बकबक करते जाते कि वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता। 2 काम वालियाँ रखी लेकिन अब्बा ने एक को फारिग करवा दिया कि घर लड़कियों से भरा पड़ा है, उनसे करवाओ, मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। अब चची और अम्मा में तकरार होती कि सालन कौन बनाएगा, आटा कौन गूंदेगा। एक हफ्ता कपड़े धोने की बारी अम्मा की, एक हफ्ता चची की, और हर हफ्ते तकरार होती, चीख चिंगाड़ होती। चचा की लड़की ने छुपकर निकाह कर लिया और लड़के के घर चली गई थी। नाचार उसे वापस घर बुलाया और 2 लोगों में रुखसती करके कुछ इज्जत बचाई। घर में शोक की सी कैफियत थी। 2 महीनों बाद अब्बा आनी को घर लाए थे। आनी की शक्ल देखते ही अम्मा और चची ने दांत नकुच लिए थे। वावेला मचाया कि उसे घर में कदम नहीं रखने देंगी। बकबक होती रही। चचा नाराज हुए कि हमारी बहन है, घर है इसका। पर अम्मा और चची एक हो गई थी। इस बार आनी तरहम आमेज नजरों से दोनों को देखती रही। उसने अब्बा की फरमाइश पर कोफ्ते बनाए और एक रात ठहर कर अगले दिन वापस चली गई थी। वो अपने भाइयों की मोहब्बत में आई होंगी, वरना वो क्यों ऐसी खौफनाक जगहों पर वापस आना चाहेंगी। अगली बार वो ईद पर आई, अब्बा ही लाए थे। उसका हसास पसास चेहरा अम्मा की ईद खराब कर गया था। वो गहरे मेहरून रंग के सूट में थी, कंधों पर गर्म शॉल थी। वो अपनी छोटी सी गाड़ी में आई थी। ट्रेनिंग के बाद वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने लगी थी। अम्मा को बड़ी टो थी कि वो कहीं से मालूम करें कि आने की तनख्वाह क्या होगी। उन्हें यकीन था कि आने को गाड़ी अब्बा ने लेकर दी होगी। घर में फिर नया फसाद हुआ। गाड़ी सेकंड हैंड थी, ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी, पर थी तो गाड़ी, जो अम्मा के पास नहीं थी। हमारे तो घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर 3 महीने होने वाली सफाई ईदों पर भी मुश्किल होती। साफ सुथरी बिस्तर ख्वाब हुए, वक्त पर खाना मिल जाना ही नेमत रहा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम फुआर थे, असल बात ये थी कि हम जाहिल, तंग दिल और बेहिस थे। अम्मा ने हमें अपने जैसा बनाया और हम वैसी बन गई, क्योंकि हमारी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि हम आनी जैसी ना बने। उसके लिए एहसास ना रखें, हम भी अम्मा की तरह लंबी तान कर सोना चाहती थी। वरना अगर हम ही एहसास कर लेती, 4 बर्तन धो देती, रोटी बना देती, अपना शोर हंगामा कम कर लेती कि आने को पढ़ना है, तो क्या हो जाता। बेदार दिलों और घरों में रोशनी होती है, तंगी नहीं। और हम बेदार नहीं, गाफिल थे। कुछ दिन जाते ही आने के निकाह की खबर आ गई। अब्बा अम्मा को मना रहे थे कि उसे घर से रुखसत करते हैं, और अम्मा बिफरी जाती थी। उन्हें यही हकीकत हजम नहीं हो रही थी कि आनी ने पढ़ा लिखा शौहर ढूंढ लिया। उनके झूठे बर्तन धोने वाली लड़की इतनी खुद मुख्तार हो गई कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही न रही, और बस निकाह में शिरकत की दावत दी। वो वावेला करने लगी कि मेरी बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें डालकर बीबी अपनी शादी रचा रही हैं। अब्बा और चचा उनके होने वाले शोहर से मिले थे। अब्बा ने ही रिश्ते के लिए हाँ की थी। अब्बा की मिन्नत समाजत बेकार गई। फिर एक जामा मस्जिद में निकाह हो गया। मोहल्ले की औरतें और उनकी बेटियां भी शरीक हुई थीं। नहीं शरीक हुई तो अम्मा और चची। अब्बा ज़बरदस्ती हम बहनों को साथ ले गए थे। सब खुश थे सिवाय हमारे। अम्मा की रात दिन की बड़बड़ाहट और चिकचिक ने हमें आने के लिए खुश होने ही नहीं दिया। हमारे तंग दिलों में ये गुंजाइश पैदा ही ना हो सकी कि किसी को मुद्दत बाद उसकी नसीब की खुशियाँ मिली हैं। चलो कदरत जाने दें। वो हमारे घर का फर्द थी, हमें नाश्ता बना कर देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, गर्मी सर्दी हमारे आराम का ख्याल करती थी, और हम सबसे मोहब्बत करती थी। चलो उसे दुआएं दें। उस लड़की की खुशियों में खुश होने वाला दिल हमारे पास था ही नहीं। मोहब्बत का एहतराम हमें सिखाया गया, ना एहसास। हम ना कदरे लोग थे। इंसान होने का बुनियादी सलीका हमें ना आया। गांव वाली बार बार अपनी नम आंखें साफ करती थी। हाँ, वो अकेली उन असियतों की रास्ता थी जिनसे आने गुजरी थी। वो जानती थी हमारा घर कितना नोकीला और जहरीला था, और अब वो खुश थी कि आनी को अपना खानदान, अपना घर मिल गया है। वो आनी के साथ जुड़कर बैठी थी।
اور یہاں پہلی بار مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، وہی احساس جیسے میرا دل بیٹھ گیا ہو، ویسے ہی جیسے گھر کی بنیادیں بیٹھ گئی، دیواریں بوسیدگی سے جھک گئی اور چھت آ گری۔ مجھے لگا کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک خاص وقت نکل گیا، کھیر کمانے کا وقت۔ آنے کی آنکھیں بھیگتی تھیں، وجود لرزتا تھا، ایک لمبی مشقت کاٹ کر اسے چھاؤ نصیب ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں اس کی پیشانی چومتی تھیں، اسے دعائیں دیتی تھیں، اور اسی وقت میں نے اپنے خاندان کی بنیادیں ہلتی ہوئی محسوس کی۔ اماں کی صلواتیں بڑبڑ چھوٹی چھوٹی نوکیلی کنکڑیاں تھیں، انہیں معمولی جان نہیں ہمارے گھر کی چھت کو ہلا گیا تھا۔ کونوں میں چھپ کر بہائے گئے آنسو، روٹی کے نوالوں کے ساتھ بھرے گئے ہوئے صبر کے گھوٹ ہمارا آسمان تنگ کر گئے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں جب جب پھول پودے لگانے کی کوشش کی گئی، ناکامی ہوئی، انہیں پانی دیا، ان کا خیال رکھا، لیکن چند ہفتوں میں سب گل سڑ جاتے۔ ایسا ایک بار نہیں، کئی بار ہوا۔ اب میں وجہ جان گئی، اس گھر کی فضا اتنی زہریلی تھی کہ ہرے بھرے پھول پودے تک کھا جاتی تھی۔ آنی کو کیسے کیسے نہیں کھایا ہوگا۔ صرف ایک بارش میں پورا گھر تباہ ہو گیا، کوئی ایک دیوار سلامت نہ رہی، محلے کا ہر گھر سلامت تھا سوائے ہمارے گھر کے۔ ہماری جانیں تو بچ گئیں، لیکن اماں کی ساری جمع پونجی اجڑ گئی۔ جو زمین آنی پر تنگ تھی وہ کھلے آسمان تلے بغیر چھت کے پڑی تھی۔ اماں آنی سے کہتی تھی، اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، خبردار جو حصے کی بات کی۔ واقعی آنے کا اس ملبے میں کوئی حصہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ گھر کبھی نہ گرتا، اگر اس کا حصہ دے دیا جاتا تو یہ گھر بچ جاتا۔ یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ کہاں جائیں؟ زمینوں میں ان کے قانونی حصے نکلیں گے، تبھی گھر ان کے گھر کہلائیں گے۔ ایک قانونی کاغذ ہاتھ میں آئے گا، تبھی ان کا حق تسلیم کیا جائے گا۔ پھر انسانیت اور رشتوں کا کیا؟ پھر احساس کا کیا؟ میرا گھر، میری چھت، میری زمین، میرا حق، اس سب میں کسی دوسرے کو چھت نہیں ملے گی؟ دو نوالے نہیں دیے جائیں گے؟ کیا عزت اور احساس بھی حصوں کی طرح تقسیم ہوں گے؟ دو نوالے کھلا کر چار سنانے کی روایت کب ختم ہوگی؟ ہم نیت کے کھوٹے اور بے حسی کے فرعون ہیں، ہم تھوڑے دلوں کے گھروں میں خود غرضی کا بول بالا ہے۔ اماں اور چچی ہم سب کو اپنے آبائی گھر لے آئیں۔ اس گھر میں دونوں ماموں آباد تھے، 2 دن نہ گزرے تھے کہ دونوں مامانیوں نے آنکھیں چڑھا لی، منہ بنا لیا، بڑبڑ کرنے لگی اور سروں پر پٹی باندھ لی تھی۔ چند ہفتے گزرے کہ اماں نے پلو میں منہ دے کر رونا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے سر پر مصیبت پڑی ہے، اور بھابھیوں نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی۔ میرے باپ کا گھر ہے، میرے باپ کا بھی حصہ ہے اس پر، میرا حصہ ہے۔ حصہ؟ میں اماں کو سمجھانا چاہتی تھی کہ حصہ صرف ایک ہوتا ہے، دینے والا حصہ، احساس کا حصہ، رحم دلی کا حصہ، پناہ کا حصہ اور چھت کا حصہ۔ اگر یہ حصہ دے دیا جائے تو پھر باقی سارے حصے مل جاتے ہیں۔ جی تو یہاں ہوتی ہے ناولٹ کمپلیٹ، اور کیسی لگی بتانا ضرور۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیو ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔